हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलगा। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और हम अपने वीडियोस लगातार बनाते जा रहे हैं। आपकी सारी जितने सिलेबस की यूनिट है वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसी के चलते हुए हमारा यूनिट 1 का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ जाइए वीडियो में मेरा क्लासेस के चैनल में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको अगर उसमें जो भी कमियां लगती हैं आप प्लीज़ हमें बताइए। और आज हम यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। चूँकि ये वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो हम इसको दो भागों में शुरू करेंगे, दो भागों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक हो जाएगा हमारा जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूर्वी हिंदी, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी को हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने मेरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने एमपीपीएससी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का बैच एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए ताकि 6 महीने में आपका कोर्स जल्द से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि हमारा टाइटल है हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं तथा बोलियां। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम आ चुके थे अपने लास्ट वीडियो में कि हिंदी प्रदेश की 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं। तो ये हमारी जो 3 अपभ्रंश थे उससे हमारी ये 5 उपभाषाएं निकली थी और इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां निकली थी। जैसे हमने हमारी जो अपभ्रंश थी सौरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री, ये हमारे जो अपभ्रंश थी इसमें से हमने अर्धमागधी, मागधी और सौरसैनी को लिया था हिंदी के लिए। तो अब अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी निकलती है, मागधी से आपकी बिहारी हिंदी निकलती है। चूँकि मागधी से आपकी बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया ये भी निकलती है, लेकिन असमिया और उड़िया हिंदी के अंतर्गत नहीं ली जाती, इसलिए हम केवल बिहारी हिंदी को लेते हैं। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकलती है, इसलिए हमने उसको अपनी इन 18 बोलियों में शामिल किया है। और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 3 जो उपभाषाएं हैं ये हमारे सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हम देखते हैं, ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जैसे ये यहाँ देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी या गुजरी या हिंदवी। ये जो गुजरी शब्द है, ये जब लास्ट आपका एमपीपीएससी का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था गुजरी से संबंधित कि गुजरात में गुजराती किसी सुदूर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। उसमें एक कच्ची हिंदी का ऑप्शन था और एक गुजरी का ऑप्शन था। लेकिन गुजरी तो यहाँ दक्षिणी, मतलब जो आपकी साउथ साइड हरियाणा, हैदराबाद साइड बोली जाती है वो वाली भाषा है, तो ये गुजरी। अब दूसरा है आपका राजस्थानी। राजस्थानी में 4 भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषाएं, एक मारवाड़ी, एक मेवाती, एक मालवी और एक जयपुरी। ये हमें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो मालवी है ना, ये हमारे एमपी में भी बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी आती हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, पूर्वी हिंदी में आ गई। अब हमारा बचा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आती है आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो चूँकि हमारा ये भाषाएं बहुत सारी हैं और जैसे आपका ये अवधी हो गया और यहाँ आपका ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, इनका जो स्वरूप है ना, वो ये ब्रज भाषा, आपका ये ब्रज भाषा, ये आपका अवधी और राजस्थानी में हमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। खड़ी बोली, ये 3 जो भाषाएं हैं हमारी इन उपभाषाओं के अंतर्गत, इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक वीडियो में ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके 2 भाग लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी इस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, इस वीडियो में आपको मिलेगा राजस्थानी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी। ये जो पश्चिमी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी और ये बिहारी हिंदी,
बिहारी हिंदी, इसको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम आगे की ओर। आगे की ओर हम पहले देखते हैं पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। चलिए ठीक है, हम जानते, अब हम समझते हैं कि पूर्वी हिंदी क्या होती है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तर कोशल तथा दक्षिण कोशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्ज़ापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब एक आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा ना, 1 मिनट, मैं भारत का एक नक्शा बना के आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे ये हमारा हो गया कश्मीर का, ये हमारा हो गया गुजरात का इलाका, ये हमारा ये यहाँ से, तो ये जो आपका पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है ना, ये यूपी, ये यहाँ से यूपी, ये थोड़ा सा एमपी, और ये आपका यहाँ छत्तीसगढ़ आता है एमपी के थोड़ा सा साइड में, ये छत्तीसगढ़। तो ये जो ये वाला एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये हमारा पूर्वी हिंदी। अगली बार से मैं थोड़ा सा और भारत का नक्शा अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। ये आपका पूर्वी हिंदी का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। ये तो इसमें, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमें मिला अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब ठीक है, छत्तीसगढ़ी यहाँ तक आ गए हम। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इसकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली पहली भाषा अवधी। अवधी का नाम अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप में हो गया, इसलिए उसको हम अवधी कहते हैं। अवध जो है वो अयोध्या का तद्भव रूप है। अयोध्या तत्सम रूप था और उसका रूप अब आगे चल के स्वरूप बदल गया, जिसको हम अवध के नाम से संबोधित करने लगे। ये लखनऊ मंडल के जनपदों में ही बोली जाती है, लेकिन जो हरदोई है ना, हरदोई स्थान, वो इसका अपवाद है, क्योंकि वहाँ भी बोली जाती है, जो कि हमारे लखनऊ के जनपद में नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ बोली जाती है। और कहाँ किस किस ज़िले में बोली जाती है, तो ये है आपका लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, उन्नाव, खेड़ी नहीं है, सॉरी, ये खेरी है, र है, खेरी, सुल्तानपुर, लखीमपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, फैज़ाबाद, बाराबंकी। ये क्वेश्चन ना आता है कि लखनऊ में, नहीं सॉरी, लखनऊ तो बहुत इजी हो जाएगा, उन्नाव या खेरी या सुल्तानपुर, लखीमपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है या किस बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए ना, क्योंकि अवधी, ब्रज और आपकी खड़ी बोली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए हमें इनके ये जो क्षेत्र है ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ बोले जाते हैं। जबकि खड़ी बोली का तो कई बार यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है। तो इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो ये आपके लिए है, लखन सीता, बहरा गोंडा, नाव खेरी, सुल्तानपुरी, प्रताप राय और फैजाबार। वहाँ फैजाबाद था ना, ये फैजाबार है। तो लखन से आ गया लखनऊ, सीता से आ गया सीतापुर, बहरा से आ गया बहराइच, गोंडा से आ गया गोंडा, नाव से आ गया उन्नाव, ये खेरी से आ गया ये वाला खेरी, सुल्तान से सुल्तानपुर, पुरी से लखीमपुरी, प्रताप से प्रतापगढ़, राय से रायबरेली, फैजा से फैजाबाद और बार से बाराबंकी। ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपको अवधि के क्षेत्र याद करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो अवधि है ना, उसके अन्य नाम क्या है, बैसवाड़ी और कोसली, ये इसके अन्य नाम है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कोसली किस बोली का अन्य नाम है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा अवधि। ये गलत हो गया थोड़ा सा स्पेलिंग। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप हमें मिलते हैं। हो सकता है कभी कभी पूछ ले कि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्राकृत पैंगलम में किस बोली का स्वरूप या रूप हमें देखने को मिलता है, तो इसमें आप अवधि लगा सकते हैं। भाषा के रूप में अवधि का स्पष्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी या तो यूजीसी नेट में आया है, यूजीसी नेट में ये वाला क्वेश्चन आया है
कि भाषा के रूप में अवधी का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना में मिलता है। एक पुस्तक है ये हिंदी भाषा का विकास, गोपाल राय की किताब है। इसका जब हम इसको पुस्तक को पढ़ते हैं और अवधि के बारे में हम जब जानते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले की लाइन यही है कि भाषा के रूप में ये बहुत मेन है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अमीर खुसरो ने खालिक बारी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंडित दाम। अब और कहाँ मिलता है? पहले तो हमें खालिक बारी में मिल गया, अब और कहाँ मिलता है? हमें मिलता है पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। अवधि या कोसली, आप समझ जाइएगा, या तो वहाँ अवधि लिखा होगा या तो कोसली लिखा होगा। तो किसमें और दूसरे किसमें मिलता है? हमको पंडित दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। और हमको कहाँ मिलता है? ये उद्यतन सूरी, इनकी रचना है कुवलय माला। इसमें हमें कोसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो अवधि की बोलियां हैं कि अवधि की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, बघौनी अवधि की उपबोलियां हैं। अवधि का जो क्षेत्र है कि अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है भारत के अलावा, एक बार प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी बोली है जो भारत के बाहर भी बोली जाती है, तो उसमें अवधि आया था। देखिए, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस आता है। मॉरिशस पता नहीं क्यों, मॉरिशस लोगों को बहुत पसंद है। मॉरिशस से लेके पूछा जाता है कि मॉरिशस में बोली जाने वाली भारतीय भाषा का नाम बताइए। दुबई आदि कुछ देशों में लोग अवधि बात करते हैं, क्योंकि यहीं के लोग, यूपी के ही लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ जाके बस गए, वहाँ जाके अपनी आय का कुछ स्रोत उन्होंने ढूंढ लिया, इसलिए वहाँ ये भाषा का प्रचार ज़्यादा होता है। अब अवधि के विकास को हम 3 कालों में ये प्रश्न एक मैं पेपर देख रही थी, उसमें ये वाला प्रश्न था कि अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। ये केवल एक ऑप्शन के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। तो आप लिख दीजिएगा वहाँ पर कितने कालों में, तो 3 कालों में विभाजित किया है। प्रारंभ से 1400, क्योंकि तब 1400 प्रारंभ से 1400 सीधे 1400 का इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि इसलिए 1400 लग के कि बहुत छुटपुट चेंजेस हमें देखने मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिल रहे थे, इसलिए ये आपका प्रारंभ से 1400 था। फिर 1400 से हमको बहुत अधिक परिवर्तन देखने मिल गए, इसलिए 1400 से 1700 ये भक्ति काल रीतिकाल के समय का। फिर मध्यकाल से आपका 1700 तक ये रीतिकाल तक का समय करीब, और अब तब से लेके अभी आधुनिक काल तक में 1700 के बाद ये अभी आधुनिक काल में ये अवधि के हमको रूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमने अवधि का क्षेत्र देख लिया, अवधि के काल विभाजन देख लिया। अब आपको सभी को पता है कि अवधि के जो बड़े कवि हैं वो हैं तुलसी और जायसी और तुलसी अवधि के सब, क्योंकि जो तुलसी की रामचरितमानस है वो आज भी उसी तरह से प्रचलित है जैसे तब जब तुलसीदास ने लिखा रहा होगा तब से लेकर आज तक रामचरितमानस की जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हुई है। इसलिए और जायसी भी जब हम सूफी काव्यधारा पढ़ते हैं भक्ति काल के अंतर्गत, तो जायसी हमारे लिए प्रेमाख्यान कवियों में जायसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिनकी पद्मावत रचना थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इन दोनों की जो रचनाएं हैं तो उन्होंने अवधि भाषा में किया और अवधि भाषा को बहुत समृद्ध बनाया। ये आप एक ऑप्शन के तौर पे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं कि तुलसी ने अवधि जो भाषा है उसको गांव की भाषा कहा, ग्राम्य भाषा कहा। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ जो भी तथ्य लिखे गए हैं वो सारे आपके पेपर के ऑप्शन मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आधार पे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए आपको पॉइंट पॉइंट में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका साहित्यिक अवधि का ग्रंथ चंदायन या लोर कहा 1379 ईस्वी में मौलाना दाऊद द्वारा रचा गया। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है ये वाला
जब अवधि की आपको स्टार्टिंग की रचना पूछी जाएगी साहित्यिक के रूप में, साहित्य की जब हम अभी तो ये जैसे खालिक बारी है तो प्रथम बार उसमें वो हुआ, मतलब वो साहित्यिक नहीं थी, लेकिन ये जो चंदायन है ये साहित्यिक अवधि में रचित है, इसलिए ये साहित्यिक अवधि की दृष्टि से चंदायन। और जब हम अवधियों की अवधि भाषा की रचनाओं का जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हम ये चंदायन से ही करते हैं, चंदायन से, हंसावली, चंदावली, मृगावती, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम चंदायन से स्टार्ट करते हैं जब हम साहित्य की बात, अवधि साहित्य की बात करते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा अवधि का। अच्छा, अवधि में अभी और भी बहुत सी चीज़ हैं, जैसे अवधि के सूफी जो काव्य हैं वो हम आपको ना भक्ति काल जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको इस चीज़ का मेंशन कर देंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें एक एक चीज़ में आपको बताना पड़ेगा कि पद्मावत में क्या था, हंसावली में क्या था, मृगावती में क्या था, ठीक है, सत्यवती कथा में क्या था, किसने लिखा, उसका सब यहाँ कर देंगे तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब हमें भक्ति काल में आगे वो पढ़ना ही है ना, इसलिए हमने यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा परिचय बस दिया है, क्योंकि जब हम भक्ति काल में पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा तो उसमें हम ये आपको अब बताते चलेंगे कि कौन से अवधि के हैं और कौन से ब्रज के हैं, तो वहीं हम आपको ये चीज़ बता देंगे। अगला है जो हमारा पूर्वी हिंदी के अंदर भाषा आती है वो है आपकी बघेली। बघेली जो जहाँ बघेल वंशों का शासकों का जो जहाँ क्षेत्र था वहाँ की भाषा बघेली होती है। अच्छा, जो बघेली और अवधि है ना, ये जैसे आपका रीवा सतना का क्षेत्र है, ये कहीं कहीं ना यूपी से टच होता है, रीवा सीधी ये यूपी से टच होता है। तो बघेली को कुछ लोग ना क्या कहते हैं, आपकी जो अवधि है, अवधि का ना दक्षिण रूप भी कह देते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं बघेली के लिए। बघेली या बाघेली हिंदी की वह बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती थी। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा उनके आसपास के जो क्षेत्र है उसको बघेलखंड कहते हैं। वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहलाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल से। इसका अन्य नाम जो है ना रिवई भी है, रिवई या कहीं कहीं आपको रिमाई मिलेगा। रीवा से क्योंकि रीवा के क्षेत्र में बोली जाती है ना, या ये रीवा के क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको रिवई भी कहते हैं। ये जो केवाती लिखा है ना, ये केवाती, ये शायद मिस्टेक होगा। रीवा में एक जगह है केवटी करके, एक जगह है केवटी, रीवा से थोड़ी कुछ दूर पे है केवटी, तो ये शायद उस क्षेत्र के आधार पे इसका नाम यहाँ केवाती या केवटी होगा। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। अब बघेली में और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो उद्भव है वो अर्धमागधी से हुआ। ठीक है, पता है, अब उसी पूर्वी हिंदी से निकला हुआ है। ये आपको मैंने बता दिया ना, इसको दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि इनमें से किसको दक्षिणी अवधि कहते हैं तो आप लगाएंगे बघेली, और क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, क्योंकि अभी पिछले पेपर में इतना बोलियो से इतना प्रश्न आया नहीं था, लेकिन अब आएगा। बघेली का क्षेत्र क्या है? रीवा, शहडोल, सतना, मैहर। ये आपका थोड़ा थोड़ा सीधी भी ऊपर आ जाता है इसमें, सीधी। ठीक है, अब इसमें एक और बघेली में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई है। एक बघेली के जो प्रमुख रचना है, जो कभी कभी किसी पेपरों में पूछी गई है, परमाधर्म निर्णय। परमाधर्म, एक मिनट में आपको बताती हूँ। परमाधर्म निर्णय विश्वनाथ सिंह का है। परम धर्म निर्णय, हाँ, परम धर्म निर्णय, परम धर्म निर्णय। ये मैं आपको पीडीएफ में ना इसको ऐड कर दूंगी। ये इसमें अभी अच्छे से मेंशन नहीं हो रहा, पर है विश्वनाथ सिंह की है परम धर्म। ये बघेली की इम्पोर्टेंट रचना है। इसको मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी अभी पीडीएफ में, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पहले चूँकि एमपी में ही छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब अलग हो गया तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी। इसको दक्षिणी कोसल भी कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी कोसल मतलब वही अवधि। तो मैंने बोला ना पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक में थे, और अगर आप देखेंगे ना तो जो छत्तीसगढ़ है वो थोड़ा सा और किनारे है, तो इसलिए इसको दक्षिण कोसल भी कहते हैं। ये तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि वहाँ छत्तीसगढ़ी लिखा है कि बघेली लिखा है। अगर
दो में से एक ही लिखा होगा, तो छत्तीसगढ़ी लिखा होगा तो बघेली। तो आप दक्षिणी अवधि और दक्षिणी कौशल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बस दिए दिए देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ है कि बघेली दिया है। अच्छा, इसको लरिया या खलहाटी, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, खलहाटी पूछा गया था, लरिया नहीं था लेकिन खलहाटी पूछा गया था कि खलहाटी खलहाटी इसके अन्य नाम है, ठीक है। सरगुजिया, सरगुजा आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सरगुजा, वहाँ की क्षेत्र के हिसाब से सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवली इनकी उपबोलियाँ हैं। अच्छा, जब आपने छत्तीसगढ़ी भाषा अगर सुना होगा ना, तो वहाँ पर भाषा में बहुत जोर दे के महाप्राणीकरण उनमें दिखाई देता है। जैसे इलाका को इलाखा बोला जाता है और सा की जगह छा का उच्चारण होता है। जैसे सीताफल को छीताफल बोलेंगे, सरौता को छरौता बोलेंगे, ऐसा। अच्छा, ये यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर ये जो है ना, जुड़ार, गहोरा और तिरहारी और बघेली की उपबोलियाँ थी, ये ऊपर नीचे हो गया। ये जुड़ार, गहोरा एक स्थान है, जुड़ार, गहोरा, तिरहारी, बघेली की उपबोलियाँ हैं, ये करेक्शन कर देंगे, ये ऊपर में है, ठीक है। अब हमारा आता है शौरसैनी। शौरसैनी ये हमारी पूर्वी हिंदी की 3 भाषा हो गई। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब हम आते हैं, आज हम पढ़ेंगे ये वाला, ये राजस्थानी और हम पहाड़ी हिंदी, ये दो पढ़ेंगे हम, ठीक है। राजस्थानी पढ़ें, क्योंकि हमको पता है कि शौरसैनी अपभ्रंश से 3 हिंदी की 3 उपबोलियाँ निकली, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी हम बाद में करेंगे, हम राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी अभी पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान है, और राजस्थान को हम अगर राजस्थान पूरे राज्य को 4 भागों में विभाजित करते हैं ना, तो ये जो पश्चिम का क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये पश्चिम का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है आपका मारवाड़ी का क्षेत्र। क्या है? मारवाड़ी का क्षेत्र है ये आपके। ये पेन ऐसे क्यों चल रहा है? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो ये जो आपके पश्चिम का क्षेत्र है, ये मारवाड़ी क्षेत्र है। देखिए, ये हो गया आपका, अगर आप समझ लीजिए, ये जो पूरा आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ जहाँ ग्रीन कलर है, तो आप ये समझ लीजिए कि है आपका मारवाड़ी है, ठीक है, मारवाड़ का इलाका है। ये ऊपर का इलाका आप समझ लीजिए, उत्तर का इलाका आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, मेवात का इलाका है। ये इधर का इलाका जब वाइट दिख रहा है, जहाँ कर्सर घूम रहा है, इसको आप समझ लीजिए मालवा का इलाका, और जो नीचे दिख रहा है, इसको आप जयपुर का इलाका समझ लीजिए। हम ये जहाँ कर्सर आपका हो रहा है राइट साइड में, ये हम इसलिए क्योंकि ये फिर हमारा एमपी से, देखिए ये एमपी का शेप दिख रहा है ना आपको, ये एमपी का शेप दिख रहा है यहाँ पर। ये 1 मिनट में आपको इससे दिखाती हूँ एमपी का शेप कैसे दिख रहा, तो इससे आप समझ जाएंगे ना कि ये देखिए, ये एमपी का ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये यहाँ से तो फिर हमारा ये एमपी शुरू हो जाता है ना यहाँ पर। तो ये जो एमपी से इस जगह से लगी हुई भाषा होगी ना, ये थोड़ा ये हमारा मालवी भाषा का क्षेत्र आ जाएगा। मारवाड़ी, मालवी, ये जयपुरी हो जाएगा। ये आपका मेवात का जगह हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मारवाड़ी पढ़ते हैं। मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय बोली है,
क्षेत्रीय बोली है। यह राजस्थानी भाषा का अंग है। कुछ और हाँ, ये बोला ना यहाँ पर गुजराती, मैंने आपको मैप इसीलिए, मेरा था कि मैं आपको भाषा मैप से समझाती, लेकिन अभी इतना समय नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आपके सब्जेक्ट का, इसलिए मैप से नहीं। अगर आप जब हम लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको मैप से समझाऊंगी, मैप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, यह राजस्थानी भाषा का एक अंग है और गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। ये देखिए, ये हो गया मारवाड़ी हमारा, ये मारवाड़ी भाषा का ये इलाका हो गया। अब देखिए जस्ट ना, ये तो आपका एमपी हो गया, ये आपका गुजरात है, ये वाला हिस्सा, तो ये गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया, ये गुजरात, और ये हो गया आपका राजस्थान का मारवाड़। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे टच करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। यहाँ जो लिखा है ना गुजराती भाषा से मिलती जुलती है, ये इस कारण मिलती जुलती है। यह राजस्थान की एक मुख्य भाषाओं में से एक है, ठीक है। मारवाड़ी गुजरात, हरियाणा, पूर्वी पाकिस्तान में भी बोली जाती है। देखिए गुजरात, हरियाणा, पूर्वी, ये भी आप मैप से ही समझ सकते हैं। मारवाड़ के जैसे इधर ये पाकिस्तान आ गया है आपका, ये हिस्सा पाकिस्तान कहला रहा है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ से जो थोड़ा टच होता है ऊपर के इलाके से, तो यहाँ आपका हरियाणा के आसपास आ गया। और गुजरात तो मैंने आपको बता दिया। ये 3 जगह इस मैप के हिसाब से आप तीनों समझ सकते हैं कि हरियाणा और पूर्वी पाकिस्तान और गुजरात में किस हिसाब से बोली जाती है। ठीक है, ये आपने मारवाड़ी देखा। अब आप पढ़ते हैं मालवी। मालवी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एमपी में भी बोली, एमपी के सिलेबस में भी रहेगी और एमपी में भी बोली जाती है, इसलिए हमारे लिए मालवी इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं मालवी। मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम मालवी है। यह राजस्थान की एक उपबोली है। यह राजस्थान की जो हमें 4 मुख्य बोलियाँ और चार जो बोलियाँ हैं उपबोलियाँ, उनमें से एक है मालवी। मालवी पर राजस्थानी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। मालवी भाषा की कई उपबोलियाँ हैं, जिनमें से है उज्जैनी, जो कि उज्जैन में बोली जाती है, राजावाड़ी, रांगड़ी, ये ब्लू में लिखा जो रांगड़ी, और आपका ये क्या, उमठवाड़ी, उमठ था भी है और ठठेरे वाला ठा भी है, दोनों है ना। ये उमठवाड़ी भी है, ये उमठवाड़ी भी है, सौंधवाड़ी भी है, मालवी भी है, भोयारी भी है। भोयारी शायद पूछा गया है एक आध बार, भोयारी। ठीक है, तो मालवीय भाषा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर का तो उतना नहीं है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ये इस साइड ज़्यादा बोली जाती हैं। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर ही बोली जाती हैं। फिर है हमारा मेवाती। मेवाती जो है ये हरियाणा और राजस्थान के मेवात, ये यहाँ पर देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान, और ये हरियाणा। ये देखिए, ये हरियाणा, मैंने ब्लू से उसको वो कर दिया। अब मेवात आपका कहाँ बोला जाएगा, यहाँ पर। मेवाती जो भाषा है ना वो यहाँ बोली जाएगी, यहाँ पर। तो मेवात ये हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली एक सामान्य बोली है, और ये ब्रज की उपभाषा है, क्योंकि यहाँ से फिर ये दिल्ली का इलाका, ये देखिए ना, फिर यहाँ से हमारे ब्रज शुरू हो जाती थी, कहीं कहीं इसका टच मिल जाता, तो इसको ब्रज की उपभाषा भी कहते हैं। और इसकी सहायक बोली हरियाणवी है, क्योंकि अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी भाषा है यहाँ की। जब आप हरियाणवी सुनेंगे ना, वैसे थोड़ी थोड़ी आपको मेवाती भी सुनने को मिलेगी, इसलिए इन दोनों में एक दूसरे का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अगला है जयपुरी। जयपुरी क्या है, जयपुरी भी राजस्थान की एक बोली है। इसको ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ढूंढारी, ये वाला शब्द आया था, ढूंढारी, यूजीसी नेट में आया था, ढूंढारी, ये वाला। ढूंढारी भी कहीं कहीं मिल सकता है आपको कि ढूंढारी भी होगा, तो इसको ढूंढारी या ढूंढारी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के अलावा कोटा आप जानते हैं कितना फेमस है आईआईटी की कोचिंग के लिए, इससे आप याद रख सकते हैं, कोटा बहुत इंपॉर्टेंट। जयपुर की अलावा कोटा, अजमेर भी आप जानते हैं, बूंदी और किशनगढ़ के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। जो ढूंढाड़ी है ना, कभी कभी ढूंढाड़ी से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों में, जैसे रायपुर, जयपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं।
ठीक है, ये आपको हो जाएगा। यहाँ पर जयपुरी, जयपुरी में जो मेन है ना वो ये क्षेत्र पूछा जाएगा, कोटा, अजमेर, बूंदी, किशनगढ़ और ये ढूंढाड़ी, ये दो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली बोली। देखिए पहले मैं आपको गढ़वाल का क्षेत्र बता देती हूँ। गढ़वाल जो कुमायूनी है ये है ना पहाड़ी हिंदी की भाषाएं हैं। अब पहाड़ कहाँ हैं? अब पहाड़ ऐसे पहाड़ तो वैसे छोटे मोटे की पहाड़ी, पहाड़ मतलब जहाँ पूरे सब जगह पहाड़ी पहाड़ी वो, तो ये पहाड़ वाला इलाका आपका कौन सा है? ये वाला एरिया। ये एक मिनट में इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, ब्लैक कलर से कर देती हूँ। हाँ ये देखिए, ये है आपका पहाड़ वाला इलाका, ये आपको दिख रहा है, ये अब ये भी ना 3 भागों में बढ़ जाता है। ये मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो ये जो हम जिस पहाड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये मध्य पहाड़ी की बात कर रहे हैं। अब ये जो ब्लैक से मैंने ये किया ना, तो ये नेपाल आ गया इस साइड, ये इधर नेपाल आ गया। चूँकि नेपाली भी हमारे 8वीं अनुसूची में नेपाली भी है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका भी इम्पोर्टेंस है हमारे में। तो जो हम गढ़वाल की बात कर रहे थे ना, ये उत्तराखंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वाले हिस्से में आपका आ जाएगा गढ़वाली, और ये वाले हिस्से में आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कुमायूनी, ये जी के। तो गढ़वाली बोली का क्षेत्र प्रधान रूप से गढ़वाल में होने के कारण पड़ा। और यहाँ गढ़वाल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ बहुत सारे गढ़ थे, इसलिए यहाँ गढ़वाल वो नाम पड़ गया। यहाँ मैं आपको मैप में अभी इसलिए बताती रही कि फिर नीचे जब कुमायूनी पढ़ेंगे तो आपको मैप नहीं दिख पाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये वाले हिस्से में गढ़वाली बोली जाती है और ये वाले हिस्से में कुमायूनी, और फिर इसकी जस्ट बाद ही हमारा नेपाल लग जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम गढ़वाली के समय जो हमारे उत्तराखंड में यहाँ पर बोली जा रही है, ये उत्तर के ऊपर उत्तर साइड, तो ये हमारी गढ़वाली इसका स्थान कौन कौन सा है आपका? टेहरी, ये पूछा जाता है प्रश्न। टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून का उत्तरी भाग। देहरादून आपको खड़ी बोली में भी मिलेगा, इसलिए आप ये अच्छे से याद रखना। देहरादून का उत्तरी भाग, सहारनपुर का उत्तरी भाग, सहारनपुर भी आपको खड़ी बोली में मिलेगा, बिजनौर भी मिलेगा खड़ी बोली में। तो इसमें क्या लिख रहा? उत्तरी भाग लिख के आ रहा है, उत्तरी भाग, ये आप याद रखिएगा। मुरादाबाद भी आपको खड़ी बोली में मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा? उत्तरी भाग। जो उत्तरी भाग कर रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक दिया है क्योंकि जी को ये आपको ये शब्द देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर ये आपको खड़ी बोली में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमने उत्तरी भाग मेंशन किया है कि ये जब हम पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हम गढ़वाली भाषा पढ़ते हैं तो ये सहारनपुर का उत्तरी भाग है, देहरादून का उत्तरी भाग है। और खाली देहरादून आता है तो आपको लगाना खड़ी बोली। अगर आपको पूछा जाएगा देहरादून में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको लगाना पड़ेगा देहरादून में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लिखेंगे खड़ी बोली। और अब पूछा जाएगा कि देहरादून के उत्तरी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा देहरादून के उत्तरी भाग में गढ़वाली बोली जाती है। इसकी जो बोलियां हैं वो हैं श्रीनगरिया, राठी, ब्लैक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। इसकी है श्रीनगरिया, राठी, लोहाब्या और बधानी, दसौलिया, मांझ, कुमाया, नागपुरिया, सलानी, टेहरी। टेहरी आप याद रखिएगा एक, और एक ये श्रीनगरिया। ठीक है, ये 2 श्रीनगरिया गढ़वाली का परिनिष्ठित रूप है। ये आपकी गढ़वाली होगी। लोकेशन से आप समझ गए होंगे कि इसका क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुमायूनी। कुमायूनी का मैंने ये एरिया बता दिया आपको, नेपाल के जस्ट ऊपर वाला है ना, ये कुमायूनी हो गया। कुमाऊनी भाषा यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख पहाड़ी भाषा है। कुमाऊनी भाषा अल्मोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है इसमें। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। अच्छा, कुमाऊनी जो है ना, इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का उपयोग भी किया जाता है, इसलिए संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है। और कुमायूनी भाषा में पहरू नाम की एक मासिक पत्रिका भी है। अगर क्योंकि हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो अगर ये वाला प्रश्न आए, पहरू नाम की मासिक पत्रिका 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ना ये क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं और बोलियों के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी में हमने पढ़ा है ये आपका अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। हमने पढ़ा पहाड़ी में से गढ़वाली कुमाऊनी, और राजस्थानी में हमने पढ़ा मारवाड़ी मेवाती मालवी और जयपुरी। अब जो हमारा अवधि को भी हमने 50% पढ़ा, 50% अब अवधि पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे अपना भक्ति काल, वहाँ हम रचनाएं और रचनाकार पढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये जो है ये हमारा आज यहाँ पर राजस्थानी ख़त्म हो गया। अब हम इसको दोबारा अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये इन दोनों को अब हम दोबारा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब हम जब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है, आज का आपका जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम आपको और भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके लिए और भी ट्रिक लाने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और आपको पीडीएफ्स और शॉर्ट नोट्स और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप हमें बताइएगा, हम उस हिसाब से आपके लिए काम करेंगे। तो मेरा क्लासेस से प्लीज़ जुड़िए, अपना कोर्स एनरोल कीजिए, और मेरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।